कोरोना की जिस महामारी ने देश को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, वो सरकार और प्रशासन के लिए एक चुनौती है और कई जगह वो चूक भी रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा गुनाह वो है जो हम हमारे फायदे के लिए हमारे ही साथ करके हमारी ही जान खतरे में डाल रहे हैं। मौत के इस तांडव के बीच कालाबाजारी में लिप्त है आम से खास और यहाँ तक कि नेता भी। लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमारे परिवार भी इसी देश में रहते हैं जिसे हम खोखला कर रहे हैं। देश का एक एक नागरिक आज किसी न किसी तरह से इस पैंडेमिक के दौर में इसकी गिरफ्त में है। कभी खुद तो कभी किसी का परिवार, रिश्तेदार या दोस्त तक कोरोना वायरस की चपेट में है। ऐसे में हर काला बाजारी वाला खुद को हमसे अलग नहीं रख सकता, लेकिन ऐसे बेशर्म हैं जो हर सांस को अपना मोहताज बनाने की जुगत में है। मरीज के लिए आए, मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मरने वाला है। सबसे पहले देखिए देश के दिल राजधानी दिल्ली का हाल, जहां नवनीत कालरा नाम के पेज 3 बिजनेसमैन और अब पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग के मास्टरमाइंड की वजह से खलबली मची हुई है। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के बड़े बड़े सितारों संग उठने बैठने वाले नवनीत कालरा के लोधी कॉलोनी और खान मार्केट में मौजूद 3 रेस्तरां से पुलिस को छापा मारकर 500 से भी ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले हैं, जिसके बाद से नवनीत फरार है। चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंपोर्ट करके ये लोग एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर महंगे दामों पर आम जनता को बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 हजार कीमत के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 70,000 तक में बेचा जा रहा था। अब दिल्ली की एक और तस्वीर। शुक्रवार को पुलिस द्वारा जब्त मेडिकल के इस सामान में 6 मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में लगने वाले 82 प्लास्टिक पाइप, 3,446 डिजिटल थर्मामीटर, 253 डिजिटल गन थर्मामीटर, 664 ऑक्सीमीटर और 10 नेबुलाइजर शामिल हैं, जो न जाने कितने लोगों और परिवारों को मातम से बचा सकते थे। दक्षिणी दिल्ली के पॉश ग्रेटर कैलाश में पुलिस ने बाजार से ज्यादा दामों पर मेडिकल सामान बेचने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये सब हो रहा था यहाँ की सबसे मशहूर एम ब्लॉक मार्केट में। सईद और मुकीम नाम के आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूला और अब कालाबाजारी में जनता समेत नेताओं की भी साठगांठ सामने आ रही है। भैया वर्मा भैया बोल रहे हैं क्या? जी वर्मा बात कर रहा हूँ। भैया मुझे नंबर दिया था मेरे एक भाई साहब ने, वो बोला था ऑक्सीमीटर की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो आप कर देंगे क्या? किन्ने बोला आपको नंबर दिया था? एक राजू भैया है हमारे, तो हमारी मम्मी क्या है कि वो अभी घर पे ही है और हमारे पास सिलेंडर तो है पर उसके ऊपर वो ऑक्सीमीटर लगता है, तो बोल रहे थे कि ये नंबर ले लो भैया, बोले व्यवस्था कर। मैम वो ऑक्सीमीटर मेरे पास नहीं, पर मैं कल उपलब्ध करवा दूंगा। ये बात पड़ा है। कितने में आ जाएगा आपको? कितने में? 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। भैया चलेगा भैया, अभी बहुत जरूरत है, मेरी मम्मी बहुत जरूरत है भैया। फोन पर जिनकी आवाज आपने सुनी वो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष यतीन्द्र वर्मा, जो स्वयं लिप्त है कालाबाजारी के इस काले धंधे में, लेकिन धर लिए गए। पुलिस के बनाए गए ट्रैप में ये नेता फंस गया और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो मैम आप एक काम करिए, आप किसी को पहुंचा सकते हैं तो कार्तिक मेडिकल पे पहुंचा दीजिए, 3 पुलिया चौराहे पर। कौन से चौराहे पर भैया? 3 पुलिया चौराहे पर कार्तिक मेडिकल पे पहुंचा दीजिए। मैम आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भैया अन्नपूर्णा से बोल रही हूँ, तो वहाँ जाके आपको फोन लगा लूँ? मेरे को फोन लगा लीजिए, मैं करवा दूंगा मैम। जी भैया, थैंक यू भैया। जी मैम। 300 से 800 कीमत वाले ऑक्सीमीटर के लिए न जाने कितने बार 7,000 रुपए वसूल चुका ये लालची नेता फिर पहुंचा किसी की उखड़ती सांसें लूटने और रंगे हाथों पकड़ा गया। यतीन्द्र को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। गुजरात के मेट्रो सिटी अहमदाबाद में एक बाप बेटे के जोड़े का कालाबाजारी का कारनामा भी सामने आया है। पिछले 25 अप्रैल से चल रहा था ऑक्सीजन की कालाबारी का ये नेटवर्क। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में गुजरात सेफ्टी नाम के गोडाउन में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की खबर मिलते ही पुलिस ने छानबीन की और 39 सिलेंडर बरामद किए। 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, जबकि रैकेट का मास्टरमाइंड भरूच का रहने वाला जैद असलम भाई जुनानी अपने पिता आलम भाई जुनानी समेत फरार है। अब तक 200 ऑक्सीजन सिलेंडर बेच चुके ये लोग 6 लीटर ऑक्सीजन के सिलेंडर को 10,000 रुपए में और 15 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर के 15,000 रुपए वसूलते थे। रेड के दौरान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2,34,000 नकद भी बरामद किए।
ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के चेक करवाने पर पता चला है कि ये गुजरात सेफ्टी और गुजरात फायर सिस्टम दोनों के पास दवाई बेचने का, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है, जिस आधार पे इनके विरुद्ध में गुना दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। आम हो या खास, जनता से उनकी सांसें तक लूटने वालों को क्या सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे ऐसे संदेश दिखते होंगे। एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं, गवर्नमेंट को गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चोर है और हम लोग ईमानदार हैं। जैसे ही हमें पता चला ऑक्सीजन की जरूरत है, हम लोगों ने ऑक्सीजन पे कालाबाजारी शुरू कर दी। जो रेमडेसिविर गवर्नमेंट 900 रुपए में दे रही है, वो हम लाख 2-2 लाख रुपए के अंदर बेच रहे हैं। हम ईमानदार लोग वो बेच रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं। बिल्कुल सही बात है कि सरकार को कोसने से पहले अपने गिरेबा में भी झांकना चाहिए। और सबसे ज्यादा दर्दनाक ये बात है कि जिन हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, एजेंसी या केमिस्ट पर प्रशासन भरोसा कर लोगों की सांसों की डोर कोरोना का इलाज सौंप रहा है, वो भी अपना ईमान बेच रहे हैं, लोगों के विश्वास से खेल रहे हैं। राजधानी दिल्ली और एमपी के उज्जैन से ऐसे मामले सामने आए जिसमें नर्सों ने ही कर दिया मरीजों के साथ धोखा। दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाली ललितेश नाम की नर्स मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर अपने साथी को देती थी और कालाबाजारी में शामिल कई लोगों से होते हुए जब ये इंजेक्शन 3 मई को बिकने के लिए बाहर निकला तो हैदरपुर बस स्टैंड के पास रेड कर पुलिस ने विपिन शर्मा नाम के आदमी को पकड़ लिया, जिससे इस पूरे गिरोह का फांडाफोड़ हुआ। नर्स ललितेश समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें नर्स का दोस्त शुभम भी पहले मेल नर्स का कोर्स कर चुका है। ललितेश को अरेस्ट करने के बाद उसने बताया कि जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिट होते थे हॉस्पिटल में, उनके कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शंस किसी कारणवश जो यूज़ नहीं हो पाते थे, उनको वो छुपा लेते थे और डाटा फजिंग करके ये दिखा देते थे कि ये यूज़ हो गए। और फर्दर ये जो इंजेक्शन जो बच जाते थे उसको वो मार्केट में हाई प्राइस पे बेच देते थे। पर इंजेक्शन कॉस्ट ये 70,000 कोट करते थे और टोटल हमने इसके 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो जब्त किए हैं। एमपी के उज्जैन में सरकारी अस्पताल की 2 नर्सों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो एक युवक के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग अब तक इससे 1 लाख रुपए की काली कमाई कर चुके थे। 2 नर्स के साथ साथ एक लड़का भी और शामिल है। ये लोग 2 इंजेक्शंस लेते थे, अलॉट करवाते थे और संबंधित पेशेंट को 1 देते थे और 1 बचाकर उसको मार्केट में बेच देते थे। कुल 5 इंजेक्शन इन्होंने 1 लाख से ऊपर में बेचे। और अब देखिए कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट में चल रही थी सांसें बेचने की धांधली। ये हैं अलीगढ़ के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट राधा इंडस्ट्रियल गैस की मालिक आस्था अग्रवाल, और यहाँ एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ छापा मारने आए हैं। इस प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही थी और आस्था अग्रवाल के मुताबिक हर रोज उनके घर चले जाने के बाद इसे अंजाम दिया जाता था, जिसके लिए इन्हें 50% की भागीदारी का ऑफर भी मिला। उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट की। लेकिन कंटिन्यूस ये लोग मुझे इस चीज को टॉर्चर कर रहे हैं कि 30% दे दो, 40% दे दो, 50% दे दो। हमारा इसमें कमीशन आप सेट करो, हम 24 आवर्स, हम बेवकूफ नहीं है कि जो हम आपके यहाँ प्लांट पे काम करेंगे। मैंने जब इस चीज को मना कर दिया सर, तो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाने लग गए। तो सर मुझे काफी लोगों से पता चला, मेरे स्टाफ से भी पता चला कि नॉन कोविड हॉस्पिटल जहाँ मेरे को सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर नहीं है सप्लाई करने का, वहाँ की गाड़ियाँ ये लोग बुलाते थे और उसके बाद उनको गाड़ियों को लोड कराते थे और मनमाने पैसे अपने लेते थे उन लोगों से। आस्था अग्रवाल के मुताबिक डीएम अलीगढ़ ने इस प्लांट से ऑक्सीजन वितरण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने पीयूष नाम के शख्स को और फिर पीयूष ने अपने 2 साथियों संग यहां अपना कालाबाजारी का खेल शुरू कर दिया। वो वहां सेवा के नाम पर अवशेष ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो तीमारदार आते थे उनसे वह कुछ आपसी लेन देन का प्रयास करते थे, जिसके कारण से ये शिकायतें मिली। तो अधिकारियों को हमने इसकी बताई, जानकारी दी और अधिकारियों ने बहुत स्पष्ट तरीके से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनको ऐसी सारी भीड़ को
जो अनियंत्रित भीड़ थी उसको ठीक करने का काम किया है। अलीगढ़ डीएम कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में जब एबीपी संवाददाता ने अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उल्टा आस्था अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि प्लांट की 350 सिलेंडर की कैपेसिटी के आगे प्लांट प्रशासन को 200 ही बता रहा था और 150 की कालाबाजारी कर रहा था। फिलहाल मामले की जांच के बाद 3 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही गई है। हरियाणा के भिवानी में तो एक अस्पताल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पकड़ी गई, जहां लोग अपनी या अपनों की जान बचाने के लिए कभी ऑक्सीजन, कभी बेड तो कभी इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग सिस्टम सुधारने में दिन रात जुटे हैं। ऐसे में गिरते संभलते सिस्टम को बिगाड़ने खड़ी हो जाती है कालाबाजारी। भिवानी में पुलिस ने रोहतक गेट स्थित एक निजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर संचालक इंद्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन 35 हजार रुपए में बेचने पर गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन जो 35 हजार में एक पेशेंट को दिए गए थे, जिस पर इनको हॉस्पिटल के केमिस्ट से ही दिए गए हैं, जिस पर सूचना पर ड्रग्स इंस्पेक्टर बिहानी को मौके पे बुलाएगा, जो उनके मौके पे आने पर जो इन 35 हजार रुपये में कालाबाजारी करके पेशेंट को दिए गए उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को यह भी शक है कि रेमडेसिविर के ये इंजेक्शन नकली हैं और इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। जहां ऑक्सीजन, दवाई और मेडिकल के सामान की कालाबाजारी से लोग मुनाफे की ताक में लगे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो मौत का कारोबार करने से भी नहीं चूक रहे। माना सरकारों की तैयारी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शमशान की लकड़ियों पर भी बेईमानी कर रहे हैं हम में से कुछ लोग। देश के हर कोने में कोरोना की महामारी की मार से त्रस्त है देश का हर नागरिक, और सोशल मीडिया पर इस तरह के संदेश मौत के सौदागरों के लिए एक अपील के तौर पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन कालाबाजारी जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में कोविड संक्रमितों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी ज्यादा पैसे वसूले जाने की लगातार शिकायतें आ रही थीं। पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने अंतिम संस्कार के लिए 4000 का रेट तय भी किया, लेकिन इसके लिए लकड़ी के ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फाफामऊ में कोविड संक्रमितों के लिए बनाए गए शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए तय रेट से 500 और 1000 रुपए ज्यादा वसूलने की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। अगर दाह संस्कार करने वाला कोई भी घाट का व्यक्ति 4000 रुपए से अधिक मांगता है, 4000 में लकड़ी भी देंगे, उनकी पूरी मजदूरी है, 2 किलो धूप भी लगाएंगे। अगर उससे अधिक पैसा मांगते हैं तो तुरंत हमको बताइए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा, कार्रवाई करूंगा। अंतिम संस्कार और लकड़ी सप्लाई करने वाले एक ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई हुई है और ठेकेदार श्रीधर मिश्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। कि आपदा में अवसर तलाशने वालों को बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की ये चेतावनी है कि अभी तो मुकदमा करके अरेस्ट किया जा रहा है, नहीं तो एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अधिक दाम पे दवा बेचे, कोई अधिक दाम पे संस्कार करे, एम्बुलेंस वाले 5000 रुपये ले लें, 4000 रुपये, जितना मना है वो ले लें। ये बातें बहुत ही खराब है। अब शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए रेट तय करने के बाद नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है। कुछ लोग पैसे के लालच में कुछ इस कदर अंधे हो गए हैं कि उस शवों के अंतिम संस्कार में भी लूट खसोट करने से बाज नहीं आते हैं। प्रयागराज में कोरोना से होने वाली मौतों के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने 4000 रुपये का रेट फिक्स कर रखा है। एक जगह निर्धारित कर रखी है। फाफामऊ में घाट के
किनारे जो है ये जगह निर्धारित की गई है। यहाँ पर सिर्फ जो लोग कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं उन्हीं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मौके पर जागरूक रहें और दूसरों का अगर कोई उनका शोषण करता है, कोई उनसे ज़्यादा वसूली करता है तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें, प्रशासन को दें, ताकि जो है इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन देश के उत्तम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की हालत तो बेहद ही डरावनी है। एक तरफ कोरोना सांसें छीनने के लिए बेताब है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की बदहाली कोरोना मरीज को मार रही है। बदइंतजामी का आलम यह है कि केंद्रीय मंत्री तक कह रहे हैं कि यूपी में अफसर फोन नहीं उठा रहे। कहते हैं आज तक मौत का चेहरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोरोना की शक्ल में इन दिनों मौत चारों तरफ मंडरा रही है। कोरोना मौत का वो चेहरा है जिसने अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी को डरा दिया है। यूं तो कोरोना वायरस ने देश भर में अपना कहर बरपा रखा है, लेकिन जिन राज्यों में इसने सबसे ज्यादा शिकंजा कसा है उनमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद यूपी ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। 8 मई के आंकड़े के मुताबिक यूपी में करीब 2,45,000 कोरोना एक्टिव केस हैं और राज्य में पिछले 24 घंटे में 298 लोगों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जिलों से आ रही कोरोना महामारी की ऐसी तस्वीरों से ये भी साफ है कि राज्य के बदहाल अस्पतालों में न बेड और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और वेंटिलेटर की बात करना ही बेमानी है। जाहिर है कोरोना ने जहां हेल्थ सिस्टम का दम फुला दिया है, वहीं यूपी को बेहाल कर दिया है। डीआरडीओ और आर्मी दोनों की ओर से ये हॉस्पिटल यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए यूपी सरकार ने सभी राजस्व गांवों में विशेष ट्रेसिंग अभियान की शुरुआत की है, जिसमें रैपिड रेस्पॉन्स टीमें घर घर जाकर लोगों से सर्दी, जुकाम, बुखार का फीडबैक लेंगी। कोरोना पॉजिटिव होने पर संक्रमित व्यक्ति को मेडिकल किट दी जाएगी और जरूरत होने पर अस्पताल में भर्ती भी कराया जाएगा। इस अभियान का मकसद गांवों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन भी बड़ा हथियार है। यही वजह है कि 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीन ड्राइव शुरू हो चुका है। यूपी सरकार ने भी वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर किया है। सरकार 4 करोड़ वैक्सीन खरीदना चाहती है और इसके लिए बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं। 7 मई से कंपनियां फॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं और ये टेंडर 21 मई को बंद हो जाएगा। लेकिन जब राज्य में 1 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर की सप्लाई के बारे में यूपी के मंत्री जी से पूछा गया तो वो कैमरे के सामने से खिसक लिए। वैक्सीनेशन के बारे में बताओ सर, जो 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है ना सब 20,200 डोज 24 करोड़ की आबादी के लिए कम नहीं। देखिए लगातार 7 जिलों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जैसे जैसे हमारे पास 1 हफ्ता तक हम लोग 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र वालों का वैक्सीनेशन करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। अच्छा, ग्लोबल टेंडर जाने कह रहे सर, वो कब होगा, कैसे होगा? जी, ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। 1 करोड़ वैक्सीनेशन के बारे में बता दें सर, जो 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया था। यूपी में कोरोना संक्रमण इस कदर फैल चुका है कि अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है और जो मरीज घर पर इलाज करा रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत मार रही है।
राजधानी लखनऊ से लेकर मुरादाबाद जैसे शहरों का यही हाल है। दिन भर गैस प्लांट के बाहर खड़े रहने के बावजूद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं और गैस ब्लैक में बेची जा रही है। मुरादाबाद की तरह ही मेरठ की तस्वीरें भी ऑक्सीजन की कमी न होने के सरकारी दावों की पोल खोल रही है। मेरठ जिले में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कोरोना मरीजों के तीमारदारों को 10 से 12 घंटे लाइन में लगने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक घंटों घूमने के बाद भी ऑक्सीजन को लेकर लोगों के हाथ खाली हैं। सर मेरे बड़े भाई के जो हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं 7 बजे से खड़ा हुआ हूँ। सारे सिलेंडर पता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर हमारे सिलेंडर सरकने के लिए तैयार नहीं है। 2 सेंटर्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर इंडिविजुअल लोगों को भी दी जा रही हैं। उन दोनों सेंटर्स पर हम करीब 600 से 800 के आसपास संख्या में इंडिविजुअल लोगों को जो होम आइसोलेशन में शायद हैं उनको दे रहे हैं और अभी तक ये सप्लाई काफ़ी पर्याप्त पाई गई है। नया प्लांट है और यहीं पे गैस जनरेट भी हो रही है, यहीं फिलिंग भी हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पे करीबन 800,000 सिलेंडर फिल हो रहे हैं जो हॉस्पिटल्स को और जो इंडिविजुअल वाकई में बीमार हैं जिनके घर में पेशेंट्स हैं उनको दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन ऑक्सीजन की सप्लाई सही होने का दावा कर रहा है, वहीं राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने से मौतों का सिलसिला भी जारी है। मेरठ का केएमसी हॉस्पिटल तो पिछले कई दिनों से अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में है। तीमारदारों ने कई बार यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की मौत के आरोप भी लगाए हैं। 3 मई को मेरठ के न्यूट्रीमा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों की मौत का परिजनों ने आरोप लगाया है। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में तो लापरवाही की हदें ही पार हो गई हैं। यहाँ करीब 50 से 60 मरीज ऑक्सीजन पर थे और बिजली जाने से अचानक ऑक्सीजन कंटेनर बंद हो गया। करीब 1 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के मरीज तड़पते रहे। आरोप है कि इस लापरवाही से एटा की एक महिला की मौत हो गई। और जाके सिगरेट पी रहा था, डॉक्टर में जाके मैंने बोला डॉक्टर साहब चलीजिए, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब। डॉक्टर बोला अभी हम आ रहे हैं सिगरेट पी के, अभी देखेंगे। माँ मेरी गुजर चुकी है डॉक्टर की कमी से। जो उनको ऑक्सीजन लगा रखी थी वो खत्म हो गई थी। जो साथ के साइड के पेशेंट थे उन्होंने बोला कि इनकी पेशेंट की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, इनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी। तो उनसे ऑक्सीजन से कोई चेक करने वाला नहीं है कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरना है। कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम, उस तरह की। बाकी विस्तृत जांच कल होगी, तब बता पाएंगे कि एक्चुअल जो आदमी मरा है कोविड निमोनिया तो था ही सबको, जितने लोग हैं। यूपी में हेल्थ सिस्टम की क्या हालत है, इसका अंदाजा आप केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी शिकायती चिट्ठी से भी लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अहम पदों पर बैठे मेडिकल अफसर अपने फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मंत्री जी की इसी शिकायती लाइन का एबीपी न्यूज ने भी रियलिटी चेक किया है। हमारे संवाददाता ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए झांसी के डीएम को फोन किया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। प्रतापगढ़ में एक मरीज को वेंटिलेटर दिलाने के लिए जब जिले के डीएम के नंबर पर कई बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल सका, तो सोचिए हालत कैसी होगी। मुजफ्फरनगर के डीएम को फोन करने पर भी टोपी ट्रांसफर का खेल हुआ। जाहिर है यूपी में महामारी के इस दौर में जिन अफसरों को पीड़ितों के लिए मदद के हाथ बढ़ाना चाहिए, उनके हाथ फोन तक नहीं उठा पा रहे हैं। यूपी में चिकित्सा सेवा का आलम यह है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। ऐसा मामला रायबरेली में भी नजर आया है। रायबरेली के एम्स में 5 मई को ऑक्सीजन खत्म होने के इस नोटिस से ही यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य में ऑक्सीजन की इसी किल्लत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान जाना अपराध है। ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। कोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों को मरते देख हम दुखी हैं। ये उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है।
हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं, जबकि विज्ञान इतना एडवांस है कि आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और ब्रेन सर्जरी भी हो रही है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों के जिम्मे ऑक्सीजन की खरीद और सप्लाई का जिम्मा था, वो इसे ठीक ढंग से न करके आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। लखनऊ और मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के रेफरेंस में कोर्ट ने ये कमेंट किया। जाहिर है यूपी में हेल्थ सिस्टम बेहाल है, कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन गायब है तो कहीं बंद पड़े वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। कानपुर में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन यहाँ के हैलट अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 34 वेंटिलेटर कई दिनों से खराब पड़े हैं। इस अस्पताल में करीब 120 वेंटिलेटर हैं, लेकिन गुरुवार तक इनमें से 34 वेंटिलेटर खराब पड़े थे। अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक अस्पताल बेड की कमी और मैन पावर की समस्या से भी जूझ रहा है। मरीजों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाना भी एक बड़ी समस्या है। कि बेड्स तो हमारे पास हैं, हम वार्ड और बढ़ा देंगे, लेकिन उन पे काम करने वाला मैन पावर भी तो चाहिए। ऑक्सीजन है, लेकिन सेंट्रल सप्लाई उन बेड्स पे नहीं है, तो हम प्रेशर से ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे, तो ये हो ही नहीं पाएगा। बेड्स तो हम दे दें, मेन है कि पाइपलाइन ऑक्सीजन की उन बेड्स पे नहीं होगी। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बद इंतजामी और खस्ता हालात का अंदाजा इटावा के 100 बेड वाले इस L2 कोविड अस्पताल से भी आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए रेगुलेटर नहीं है। मरीजों के परिजन 1000 रुपए दिन के भाड़े पर खुद रेगुलेटर लेकर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर और दूसरे मैन पावर की भारी कमी है, जिसके चलते हर दिन 3 से 4 मरीजों की मौत हो रही है। कहने को ये कोविड अस्पताल है, लेकिन तीमारदारों को खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों के इलाज में आ रहे इन पंगों से ये साफ है कि योगी सरकार के राज्य में सब चंगा होने के दावे कितने सच्चे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।